एक लड़का जिसकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी नौकरी लगने के बाद वह बड़ा ही खुश है और खुश होने के बाद वह एक डिब्बा खरीदता है मिठाई का और साथ में एक सॉल खरीदता है। उसको लेकर फरीदाबाद के एक कंपनी के साइड में चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो चाय वाला होता है उससे प्रकाश जी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जैसे ही वह चाय वाला उसको प्रकाश जी के बारे में बताता है तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से प्रकाश जी के बारे में पूछ रहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी शादी हो चुकी है और उसके माता पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहा करती है। वह बड़ी मुसीबतों के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहा है और एक प्राइवेट वर्कशॉप में काम किया करता है, जिस वर्कशॉप के अंदर रबड़ का काम हुआ करता है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सैलरी भी उसे ज़्यादा नहीं मिला करती है, ऊपर से घर के खर्च काफ़ी ज़्यादा हैं। उसकी पत्नी काफ़ी कोशिश किया करती इधर उधर से थोड़ी बहुत बचत करके अपने घर के गुजारे को करने के लिए, लेकिन फिर भी वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि जो रिंकू था उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 10-12 हज़ार रुपये उसे मिला करते थे और उन्हीं से उसको अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता था। साथ में उसके माता पिता की जो तबीयत खराब रहा करती थी, उनकी बीमारी में भी पैसा लग रहा था। इसी वजह से जो रिंकू होता है वो दिन रात एक करके उसी वर्कशॉप में मेहनत करता है और बहुत ही ज़्यादा ओवरटाइम किया करता है। लगभग 4 घंटे में उसी वर्कशॉप में आराम कर लिया करता और घर जाने का नाम नहीं लेता है। जब भी उसे भूख लगा करती तो पड़ोस की ही चाय की दुकान पर जाया करता, वहां से एक चाय खरीदा करता और मट्ठी लेकर खाने लगा करता। इसी तरह से करते हुए लगभग उसे 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। जिस चाय की दुकान से वो चाय और मट्टी खाया करता था, उसी चाय की दुकान पर एक व्यक्ति और आया करता था जिसका नाम था प्रकाश जी। प्रकाश जी जैसे उस लड़के की तरफ देखते हैं तो उसकी मायूसी और उसकी बुरी हालत को देखकर एकदम से समझ जाते हैं कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है। एक दिन ऐसे ही जब रिंकू वहां पर चाय पीने के लिए आया था तो उसी टाइम पर प्रकाश जी भी अपनी साइकिल को लेकर वहां पर आ गए थे और वहीं पर बैठकर चाय पी रहे थे और चाय वाले से ठठोल कर रहे थे। रिंकू आता है, आने के बाद चाय लेता है और चाय मट्ठी लेकर चुपचाप गुमसुम सा बैठकर खाने लगता है। प्रकाश जी उसको देखते हैं और इस बार प्रकाश जी से नहीं रहा जाता और वह उसे पूछ ही लेते हैं कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा उदास रहा करते हो और जब भी मैं तुम्हें देखा करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही गुमसुम से रहा करते हो। इसके बाद पहले तो जो रिंकू होता है वो मना करता है कि कहता है कि नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है तो इसी वजह से परेशान दिखता हूँ। लेकिन जो प्रकाश जी थे वो काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति थे और उन्हें पता था कि ये काम का प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो प्रकाश जी उससे दोबारा पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा वो बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम अगर उस चीज़ को मुझे बता दोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो इसके बाद जो रिंकू होता है वो अपने बारे में प्रकाश जी को बताने लगता है। कहता है कि बाबा मेरा घर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और मैं वहाँ से यहाँ पर आकर नौकरी किया करता हूँ। मेरे माता पिता की तबीयत खराब और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी शादी हो गई है। जब मेरे पिता मुझसे पढ़ने लिखने के लिए कहा करते थे तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता हूँ और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बड़ा करने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी शादी होती है तो मुझे पता चल जाता है कि पिताजी जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि शादी होने के बाद अब मुझे कमाना पड़ता है और कमाने के लिए जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो थोड़े से पैसों में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऊपर से जिस वर्कशॉप में मैं काम करता हूँ उसमें रबड़ का काम हुआ करता है और उस रबड़ के काम से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके मैं अपने परिवार को खुश रखूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करता हूँ, लेकिन जब भी उनके इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाते। इस बात को सुनकर प्रकाश जी समझ गए थे कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है और यह इसी वजह से इस तरह से रहा करता है। तो वह उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद जो रिंकू होता है वहाँ से अपनी कंपनी में चला जाता है और कंपनी में काम करने लगता है। लेकिन प्रकाश जी के सामने उस लड़के का मायूस चेहरा आ रहा था और वह उसके लिए कुछ करना चाहता था। इसके बाद जैसे ही दूसरे दिन रिंकू उस चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आता है तो वहाँ पर प्रकाश जी उसके लिए एक लिफाफा लेकर बैठे थे और आते ही उसे उस लिफाफे को दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अपने वहाँ के बिजली बोर्ड में जाकर इस लिफाफे को
फलाने व्यक्ति को दे देना। वहां के बिजली बोर्ड के एक व्यक्ति का नाम उन्होंने बताया था और कहा था कि इस लिफाफे को दे देना और वो जो जो डॉक्यूमेंट मांगे आप उनको उन डॉक्यूमेंट को दे देना, फिर उसके बाद तुम्हारी मुसीबतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इस बात को सुनकर रिंकू को पहले तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, कह रहे हैं तो एक बार मैं इसको अपने पास रख लेता हूं और उसके पास जाकर देख लूंगा। ऐसा सोचकर रिंकू ने उस लिफाफे को अपने पास रख लिया था और वहां से दोबारा कंपनी में चला गया था और कंपनी में काम करने के बाद शाम को अपने घर चला गया था। आज उसे घर जाना था और घर जाने के बाद वह उस लिफाफे को अपने घर में एक अलमारी के अंदर रख देता है। इसके बाद जो रिंकू होता है वह उस लिफाफे को बिजली बोर्ड के उस व्यक्ति को देने की सोचता है जिसके लिए प्रकाश जी ने कहा था। उसने सोचा कि एक बार देकर देख लेता हूं, अच्छा है अगर उनका कोई जानकार हो, लेकिन उसे ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि प्रकाश जी बड़े ही साधारण तरीके से रहा करते थे। दूसरे दिन जो रिंकू की ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी थी और इसी वजह से आज दिन के समय में उसे नहीं जाना था। तो सुबह सुबह रिंकू उठता है और उठने के बाद उस लिफाफे को लेकर बिजली बोर्ड में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वहां पर वह व्यक्ति जिसके पास उसे प्रकाश जी ने भेजा था उसे जाकर वो लिफाफा दे देता है और कहता है कि इसे प्रकाश जी ने भेजा है। जैसे ही वह प्रकाश जी का नाम सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा करो अपना नंबर दे जाओ, जो भी चीज की मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कहकर रिंकू को उसने वहां से भेज दिया था और खुद उस काम को करने के बाद उस खत को पढ़ने लगता है। उस खत के अंदर प्रकाश जी ने कुछ ऐसा लिख दिया था जिसकी वजह से यह व्यक्ति सीधा रिंकू के पास फोन करता है और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में उससे पूछने लगता है। उसने रिंकू को फोन करके पूछा था कि बेटा ये बताओ कि तुमने पढ़ाई कहां तक की है। तो वह अपने डिप्लोमा के बारे में बता देता है कि उसने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है और इस तरह से वो फिलहाल काम किया करता है। तो वो उससे कहने लगता है कि अभी तो यहाँ पर नौकरी नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो अपने डॉक्यूमेंट्स को मेरे पास छोड़ दो, जब भी कभी नौकरी होगी तो मैं उसी टाइम पे तुम्हारा फॉर्म फिल कर दूंगा और तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने रिंकू के सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास मंगा ली थी और उसे कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, जल्द से तुम्हारा काम हो जाएगा। रिंकू उन डॉक्यूमेंट्स को उस व्यक्ति को देता है और उसके बाद उस कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब रिंकू की नाइट ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी रिंकू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो इसी वजह से जो रिंकू होता है उस वर्कशॉप की नौकरी छोड़ देता है और किसी और दूसरी वर्कशॉप में जाकर काम करने लगता है। वहां से वो चाय की दुकान काफी ज्यादा दूर पड़ा करती थी, तो इसी वजह से वह उस दुकान पर भी नहीं आता है और प्रकाश जी और उनके किए गए उपकार के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। यहाँ पर उसे काम करते हुए लगभग 2 महीने बीत गए थे और 2 महीने बाद अचानक से एक दिन रिंकू के पिता की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद रिंकू अपने पिता का अंतिम क्रिया करने के लिए घर जाता है और कुछ दिनों तक वहां पर शोक सभा मनाई जाती है। शोक सभा मनाने के बाद रिंकू दोबारा से उस कंपनी में काम करने लगता है और इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मां की भी मौत हो जाती है। अब जब 6 महीने बाद रिंकू दोबारा से उस वर्कशॉप से छुट्टी लेता है तो इस बार रिंकू को उस नौकरी से निकाल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम्हारा तो रोज रोज का है और तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाओगे। इसके बाद रिंकू के माता पिता की भी मौत हो चुकी है। अब उसके पीछे उसका परिवार है और उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसे खुशखबरी मिलती है कि प्रकाश जी ने जिस व्यक्ति के पास भेजा था उसने उसको फोन किया और फोन करने के बाद वह उसे बताता है कि यहाँ पर नौकरी निकली है और उसके अंदर तुम्हारा नंबर पड़ जाएगा। इसके बाद रिंकू उस व्यक्ति से जाकर मिलता है और जॉब के लिए पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। कुछ दिनों बाद उसे पता लगता है कि बिजली बोर्ड के अंदर उसकी सरकारी नौकरी लग गई है और अब उसे कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिंकू को कुछ दिनों तक ट्रेनिंग पर रखा जाता है और उसके बाद उसकी पक्की नौकरी बिजली बोर्ड में लग जाती है। जैसे उसकी पक्की नौकरी लगती है तो उसे प्रकाश जी की याद आती है और वह उससे मिलना चाहता है। इसी वजह से रिंकू अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा लेता है और साथ में उसने एक शॉल ली थी जिसे वो प्रकाश जी को गिफ्ट करना चाहता था और सीधा उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस चाय की दुकान पर प्रकाश जी से उसकी मुलाकात हुई थी। वहां जाने के बाद जो चाय वाला होता है वह एकदम से रिंकू को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि फिलहाल रिंकू की हालत काफी ज्यादा अच्छी थी। वह उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई दे रही थी और वह बड़ा ही खुश प्रतीत हो रहा था। चाय वाला उससे पूछने लगता है कि हाँ बेटा रिंकू, किस वजह से आए हो और क्या काम है तुम्हें। तो उसके बाद जो रिंकू होता है उस चाय वाले अंकल से पूछने लगता है कि अंकल जी, यहाँ पर जो प्रकाश जी बैठा करते थे वो कहाँ हैं। जैसे ही चाय वाला प्रकाश जी का नाम सुनता है तो एकदम से मायूस सा हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा उनकी तो काफी दिनों पहले मौत हो गई है। एक दिन यहीं से चाय पीकर जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर रिंकू के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है और उसकी आंखें टपकने लगती हैं क्योंकि आज जो कुछ भी वो है वो प्रकाश जी की वजह से है। लेकिन प्रकाश जी आज इस दुनिया में उसकी खुशी को देखने के लिए नहीं रहे हैं।
इसके बाद रिंकू उस चाय वाले अंकल से उसके घर का एड्रेस पूछने लगता है। तो चाय वाला अंकल बताता है कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो कहाँ रहा करते हैं। इसके बाद जो चाय वाला अंकल होता है वो रिंकू को प्रकाश जी के घर का एड्रेस समझा देता है और कहता है कि बेटा तुम इस तरह से चले जाना और वहां पर तुम्हें प्रकाश जी का घर मिल जाएगा। रिंकू ने एड्रेस समझ लिया था और काफी दिनों से वो शहर के अंदर नौकरी कर रहा था, तो इसी वजह से रिंकू को उस एड्रेस को ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं थी। तो वह चाय वाले अंकल से विदा लेता है और सीधा प्रकाश जी के एड्रेस के लिए निकल जाता है। घूमते घूमते वह प्रकाश जी के घर तक पहुंच गया था और वहां पर जाकर प्रकाश जी के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे रिंकू प्रकाश जी के घर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक बुजुर्ग महिला निकलती है और पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। तो सबसे पहले तो रिंकू उन बुजुर्ग महिला के पैर छूता है और पैर छूने के बाद वो मिठाई का डब्बा और वो शॉल जो वो प्रकाश जी के लिए लेकर आया था उनको उनके हाथों पर रख देता है और कहता है कि अम्मा, मेरा नाम रिंकू है और मैं प्रकाश जी के लिए शॉल और मिठाई लेकर आया हूँ। जैसे ही बुजुर्ग महिला प्रकाश जी का नाम सुनती है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। रिंकू उनको सहारा देता और कहता है कि अम्मा कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो तुम कैसी भी चिंता मत करो। लेकिन तभी जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहने लगती है कि बेटा किस वजह से चिंता ना करूं, मेरे घर पर मेरी जवान बेटी है और उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सहारा नहीं है जिससे मैं उसकी शादी करा सकूं। वो एक उनका ही सहारा था, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग महिला अपने आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है कि छोड़ो बेटा, मैं भी किस तरह की बातें लेकर तुम्हारे सामने बैठ गई, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। इसके बाद जो रिंकू होता है वह घर के अंदर जाता है और घर के अंदर वह बुजुर्ग महिला उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करती है। उसी घर के अंदर प्रकाश जी की बेटी जिसका नाम था सीमा, वह भी घूम रही थी इधर उधर और वह भी वहां पर आकर उन सभी के साथ में बैठ जाती है। तभी जो प्रकाश जी की पत्नी होती है बुजुर्ग महिला, वह रिंकू से पूछने लगती है कि बेटा तुम प्रकाश जी को कैसे जानते हो और किस वजह से मिठाई देने के लिए यहाँ पर आए हो। तो उसके बाद जो रिंकू होता है अपनी कहानी बता देता है और कहता है कि अम्मा, प्रकाश जी के एक लेटर की वजह से मेरी बिजली बोर्ड में नौकरी लग गई है और उनकी वजह से मेरा जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो गया है। इसके बाद उनमें और थोड़ी बहुत बातें होती हैं और बातों में रिंकू अपनी पूरी कंडीशन उस बुजुर्ग महिला को बता देता है और बुजुर्ग महिला की सारी कंडीशन के बारे में पता कर लेता है। बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ उस घर में रहा करती थी, जो बेटी शादी के योग्य हो गई थी और उनका कोई भी ऐसा सहारा नहीं था जिस सहारे की वजह से वो उसकी शादी करा सके। बस ले देकर एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर प्रकाश जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करते थे, लेकिन जब से उनकी मौत हुई है तो दोनों माँ बेटी इस घर के अंदर रहा करते हैं। इसके बाद जो रिंकू होता है वो बुजुर्ग महिला से उसका सामान पैक करने के लिए कहने लगता है। कहता है कि अम्मा अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। इस बात को सुनकर बुजुर्ग महिला उससे कहने लगती है कि बेटा तुम कह क्या रहे हो। तो वो कह देता है कि अम्मा मेरी माँ नहीं है तो आप मेरी माँ की जगह मेरे साथ रह लेना और ये मेरी बहन बनकर मेरे साथ रह लेगी और इसकी शादी की जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर रिंकू ने अपने साथ लेने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन जो प्रकाश जी की पत्नी है वो टाल मटोल करने लगती है और उससे मना करने लगती है। रिंकू की जिद के आगे उन्हें अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और उसके बाद वह मजबूरन रिंकू के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रिंकू प्रकाश जी की पत्नी और उसकी बेटी को अपने साथ ले आता है और वहीं पर अपने साथ उस घर में रखने लगता है। कुछ दिनों बाद रिंकू प्रकाश जी की बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उस लड़के से उसकी शादी करा देता है और प्रकाश जी की पत्नी को अपने पास ही रखने लगता है। कहता है कि अम्मा आप जब तक यहाँ पर आपका मन लगे आप जब तक रहो और आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, क्योंकि जो अम्मा का शहर वाला घर था उसको रिंकू ने किराए पर उठा दिया था और उन्हीं पैसों को वह उन्हें दे दिया करता। कहा करता कि अम्मा ये आपके पैसे हैं, आप इनको जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकती हो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रकाश जी की पत्नी होती है वो रिंकू की पत्नी को उन पैसों को दे दिया करती और कहा करती कि बेटा इन पैसों को वहां पर खर्च कर लो, घर के खर्च में लगा दो और मैं भला इन पैसों का क्या करूंगी। प्रकाश जी की बेटी बार बार अपनी मां से मिलने के लिए आया करती। रिंकू और उसकी पत्नी अच्छे से उसका स्वागत किया करते और रिंकू बिजली बोर्ड में अच्छी तरह से काम किया करता है। रिंकू ने उस व्यक्ति से प्रकाश जी के बारे में पूछा था तो वह कहता है कि जिस तरह से तुम्हें उसने नौकरी लगाई है उसी तरह से किसी दिन उसने मुझे भी नौकरी लगाई थी और उसके बाद उनके एहसान का बदला मैं चुकाना चाहता था। मैंने उनसे कई बार कहा था कि मैं आपके एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि जब टाइम आएगा मैं तुमको अपने आप बता दूंगा। इसके बाद जो लेटर तुम लेकर आए
थे उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें अपने एहसान का बदला चुकाना है तो इस बच्चे की मदद करो और इसको इस बिजली बोर्ड के अंदर किसी सरकारी नौकरी पर लगा दो। इसके बाद रिंकू प्रकाश जी के बारे में अम्मा से पूछने लगते हैं तो अम्मा बताती है कि बेटा उनका मुझे कुछ भी नहीं पता, वो न जाने कहाँ रहा करते थे और क्या किया करते थे, बस जितना पैसा हमें चाहिए था उतना पैसा हमारे पास था और फालतू चीज हमारे पास कोई भी नहीं थी। हमें कभी भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ा जब तक वो जिंदा थे और ना ही हमें कहीं भी किसी भी पैसे को खर्च करने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन आज तक उन्होंने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा करते थे कि दूसरे की भलाई करनी चाहिए, उसी से हमारे दिल को सुकून मिल सकता है। ये राज की प्रकाश जी कौन थे और किस तरह से उन्होंने इसकी मदद की थी, उनके साथ ही चला गया और न ही इसके बारे में उस व्यक्ति को पता है जिसकी उन्होंने पहले मदद की थी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक व्यक्ति ने एक लड़के की मदद की और उसके बदले में उस लड़के ने उसके परिवार को अपने गले से लगाया। आप क्या कहना चाहते हो रिंकू के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो प्रकाश जी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।